This side Shivpal Singh Pawar, and here I am presenting lecture 2 on topic hydrological cycle and precipitation. पहले लेक्चर में मैंने कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ और यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात कर ली है. इस लेक्चर में अपन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे. हाइड्रोलॉजी क्या है? हाइड्रोलॉजी इस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे तो दो वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं, हाइड्रो प्लस लॉजी. हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर, और लॉजी मीन्स क्या होता है? साइंस. सो हाइड्रोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ वाटर. सो लेमन टर्म में अगर बात करेंगे तो हाइड्रोलॉजी मीन्स क्या है? साइंस ऑफ वाटर. और अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरफ अगर जाते हैं तो ये बोलता है इट इज अ साइंस दैट डील्स विद द अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ एंड अर्थ एटमॉस्फेयर. अब अकरेंस क्या है? अकरेंस समथिंग दैट इज हैपनिंग और एग्जिस्टिंग, उसका मतलब होता है अकरेंस. और सर्कुलेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, उसको सर्कुलेशन बोलेंगे. और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर है. तो इसमें क्या है कि अकरेंस, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है? वाटर का हो रहा है. इसीलिए ऐसा लिखा है, इट इज अ साइंस दैट डील्स विद अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ एंड अर्थ एटमॉस्फेयर. अर्थ समझ आ रहा है? अर्थ एटमॉस्फेयर क्यों लिखा है? क्योंकि जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है वो अर्थ के ट्रोपोस्फेयर लेयर पे होते हैं. अर्थ के एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर लेयर पे, क्योंकि सारी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना यही होती है, इसीलिए यहाँ पे अर्थ एटमॉस्फेयर लिखा है. सो सिंपल टर्म में अगर याद करना है तो क्या है? ओसीडी वाला टर्म अगर इसमें आ गया तो वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है. एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, अकरेंस, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन. अब जाहिर सी बात है, साइंस ऑफ वाटर है तो जहां जहां भी वाटर होगा उससे ये वाली ब्रांच कंसर्न होगी. जैसे वाटर्स कहाँ कहाँ होता है? स्ट्रीम्स में होता है, लेक्स में होता है, और कुछ रेनफॉल और स्नोफॉल लैंड पे होती है, तो उससे भी ये डील करेगा. और अलॉन्ग विथ इट ऑल्सो डील्स विद द वाटर अकरिंग बिलो द अर्थ सर्फेस. आगे बढ़ते हैं. हाइड्रोलॉजी के जनरली बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी एंड सेकंड इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी. तो साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी में क्या है? इट डील्स विद एकेडमिक एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स. अब एकेडमिक और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है? ये चीज क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे थ्योरीज क्या है, वो साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी डील करती है. और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी क्या है? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में इट डील्स विद द एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस. एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज मतलब जितने भी वाटर रिसोर्सेज है उनका एस्टिमेशन इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी डील करता है. दूसरी, बहुत सारी जो प्रोसेस है उनको स्टडी करता है. कौन कौन सी प्रोसेस? इवोपोट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, और इन सब प्रोसेस का इंटरेक्शन को किस में स्टडी करेंगे? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में. और हमारा जो टॉपिक है वो पूरा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पे ही डील करता है. इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में दूसरा भी एक टॉपिक आता है, जैसे फ्लड्स और ड्रॉट्स आते हैं ना, फ्लड्स और ड्रॉट्स, तो इनकी भी स्टडी की जाती है, और इनके मिटिगेशन की भी स्टडी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में ही की जाती है. तो दो पार्ट्स हो गए, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी. कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी डील्स विद विच एस्पेक्ट? इट डील्स विद एकेडमिक एक्सेप्ट. और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में क्या है जो मैंने आपको बताया. तो 3 पॉइंट हो गया. हाइड्रोलॉजी बता दिया, हाइड्रोलॉजी बता दिया, हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन बता दिया, किससे डील करता है, और उसका क्लासिफिकेशन. आगे बढ़ते हैं. अब क्या है? वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब जाहिर सी बात है, इन 3 फेज में एग्जिस्ट करेगा, तो ये डायनेमिक मूवमेंट है. तो इस डायनेमिक मूवमेंट ऑफ वाटर को कौन एक्सप्लेन करेगा? तो इस डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ वाटर को किसी एक साइकिल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उस साइकिल का नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. अब साइंटिफिक टर्म में बात करते हैं तो द वेरियस डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ वाटर रिलेटेड टू द अर्थ कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ साइकिल नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मैंने बता दिया कि वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसको डायनेमिक मूवमेंट को किस साइकिल से स्टडी करते हैं? वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है. अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है? ये सन है. अब सन, हम लोग को पता है कि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. सन इमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव, और जैसे ही अर्थ पे आ जाए तो अर्थ पे आ जाने के बाद अर्थ इमिट करता है लॉन्ग वेव में. ये हमने लोअर क्लासेस में कंसेप्ट पढ़े हैं. तो अब सन की रेडिएशन अर्थ पे आएगी या कोई भी वेजिटेशन पे आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा. अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैंड का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर बॉडीज का भी टेम्परेचर बढ़ेगा. तो वाटर बॉडीज का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जो लैंड्स पे वाटर है या कोई भी डिप्रेशन पे वाटर है, ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ने से वाटर का कन्वर्जन होता है वाटर वेपर पे. अब कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर क्या होता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. ये भी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. तो वाटर से वाटर वेपर बना, इवेपोरेशन बनने से क्या होगा कि वाटर वेपर ऊपर आई, और वाटर वेपर किस लेयर में आई? ट्रोपोस्फियर लेयर में आई. ट्रोपोस्फियर लेयर पे क्या होगा? वाटर वेपर जमा. अब
ट्रोपोस्फियर लेयर में बहुत सारे डस्ट होते हैं, पोलेंस होते हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स, ये देखो, ये ट्रोपोस्फियर लेयर है, मान लो ये वाली ट्रोपोस्फियर लेयर है, यहाँ पे बहुत सारे डस्ट है और बहुत सारे न्यूक्लियाई है। तो एक न्यूक्लियाई पे क्या करते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स इनके अराउंड जमते हैं। अब इनके अराउंड बाइंड हो गए। अब बाइंड होने के बाद क्या होता है कि बाइंड होने के बाद अब क्लाउड्स की भी एक कैपेसिटी होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी की कितना उस न्यूक्लियाई के अराउंड वाटर ड्रॉपलेट बाउंड हो सकते हैं। अगर वाटर ड्रॉपलेट बाउंड हो गए, उसके बाद क्या होगा, एक बियरिंग कैपेसिटी के बाद वो एक प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में अर्थ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से बता देंगे। तो ये साइकिल अनएंडिंग है, इसका कोई एंड नहीं है, अभी भी चल रही है, कल भी चलेगी और हम जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी चलेगी। अब मैंने आपको बताया, अब क्या होगा, इवोपरेशन बता दिया, अब ट्रांसपिरेशन बताता हूँ। ये वेजिटेशन है, ट्रीज है, ये वाला ट्री है, ये वाला, ऐसा पूरा ट्रीज और वेजिटेशन पूरे अर्थ पे फैला हुआ है, पूरा सराउंडेड है। तो द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इनटू वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, वहां से जो इवोपरेशन, वहां से जो भी कन्वर्जन ऑफ वाटर से वाटर वेपर होगा उसको ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। अब कुछ पार्ट क्या होगा कि इंटरसेप्शन होगा, मतलब इंटरसेप्शन माने क्या, रेनफॉल किसी के भी जो भी एरियल पार्ट्स है प्लांट्स के उस पर आएगा और उस पर टकरा जाएगा और वहां पे इंटरसेप्शन हो जाएगा। कुछ पार्ट्स क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट होगा। इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा कि सॉइल की मॉइस्चर कैपेसिटी पूरी सैचुरेटेड हो जाएगी। तो सैचुरेशन होने के बाद क्या होगा कि रन ऑफ होगा। रन ऑफ माने क्या, ये रन ऑफ जा रहा है, ये जा रहा है, रन ऑफ। रन ऑफ माने क्या, द पोर्शन ऑफ रेनफॉल दैट फ्लोज ओवर द लैंड सरफेस माने रन ऑफ। अब ये रन ऑफ स्ट्रीम फ्लो में मिलेगा, कुछ रन ऑफ डिप्रेशन स्टोरेज में फ्लो हो जाएगा। डिप्रेशन स्टोरेज वाले इनिशियली होता है बट बाद में रन ऑफ इसमें आएगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। अब इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद कुछ मूवमेंट क्या होगा, कुछ किसी का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट लेटरल फ्लो होगा। तो लेटरल फ्लो वाले को क्या बोलते हैं, इंटरफ्लो। इसमें दिया नहीं है बट लेटरल फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज इंटरफ्लो, लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर। ये हो गया, इंटरफ्लो बता दिया। अब ये जो इंटरफ्लो है, अगर ये स्ट्रीम में आ जाता है, अब ये इंटरफ्लो लेटरल मूवमेंट हो रहा है, अब ये स्ट्रीम में आ गया तो ये बेस फ्लो बन जाएगा। बेस फ्लो को मतलब बेस फ्लो को कंट्रीब्यूशन दे देगा तो बेस फ्लो बन जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं बट ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि रेनफॉल हुआ, वाटर बना, वाटर हीट हुआ, वाटर से वेपर बना, वेपर से क्लाउड्स बने, क्लाउड से रेनफॉल हुआ। यहाँ पे भी दिया है ऐसा सेम, यहाँ पे भी सेम दिया है, यहाँ पे भी सेम दिया है। ये प्रोसेस पूरी चलेगी। इवोपरेशन बताया, इवोपर ट्रांसपिरेशन बताया, रिजर्वायर से इवोपरेशन कैसे हुआ ये बताया, और रन ऑफ कैसे होगा, बेस फ्लो कैसे आएगा और इंटरफ्लो, ये सारी चीजें बताई। तो ये सारे मूवमेंट्स को स्टडी कौन सी साइकिल, किस साइकिल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये पूरा कंसेप्ट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी एई में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अर्थ, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ क्या है, कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर सलाइन है और कितना परसेंटेज ऑफ वाटर फ्रेश वाटर है। सलाइन वाटर में क्या, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट कौन से, कोई भी हो सकता है, सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, क्लोराइड्स के सॉल्ट्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो सलाइन सॉल्ट है, तो सॉल्टी वाटर कितना है 97%, फ्रेश वाटर कितना है 3%। अब फ्रेश वाटर में भी पूछ लेते हैं, बहुत सारी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उसमें पूछ लेते हैं कि फ्रेश वाटर का मैक्सिमम परसेंटेज किस में है। तो ग्राउंड वाटर में 30% है और आइस कैप एंड ग्लेशियर में 68.7% है। अब आइस कैप एंड ग्लेशियर का 68.7% फ्रेश वाटर है, बट इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आइस कैप और ग्लेशियर पोलर रीजन में होती है और पोलर रीजन में हैबिटेशन नहीं होता है। तो वो एक बड़ा इशू है, उस पर अभी रिसर्च चलना बाकी है। बट ग्राउंड वाटर तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर 30% है, इसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। और अभी मिनिस्ट्री की भी गाइडलाइन है कि जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट है वो बढ़ रहे हैं और जनरली जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी, वहाँ पे वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन समर सीजन में बन जाती है। और आगे का पॉइंट है, फिर भी समझ लो कि फ्रेश वाटर का मैक्सिमम पार्ट ग्राउंड वाटर में होता है, मतलब आइस कैप और ग्लेशियर में होता है, उसके बाद ग्राउंड वाटर में ज्यादा होता है। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वाला बता दिया। फिर सरफेस वाटर पूछ लेता है कि सरफेस वाटर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सरफेस वाटर लेक्स में होता है, सरफेस वाटर लेक्स में होता है, दूसरा सैम्स में होता है और फिर रिवर में होता है। तो अर्थ टोटल वाटर, सॉल्टी वाटर, फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फ्रेश वाटर में भी सरफेस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, लेक्स और सैम। तो ये थियोरेटिकल पार्ट है, रटने वाला पार्ट है, आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, प्लांट्स। और प्लांट्स में भी क्या है, क्रॉप्स में पानी जाए। तो क्रॉप्स में पानी जाएगा तो वो कैसे जाएगा, वो प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में आएगा। तो प्रिसिपिटेशन भी हम जनरली क्या सोचते हैं कि जो प्रिसिपिटेशन है वो रेनफॉल ही है, बट प्रिसिपिटेशन रेनफॉल नहीं है। रेनफॉल इज अ टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन।
तो प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन क्या है, मतलब प्रेसिपिटेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न है प्लांट्स और क्रॉप्स। अब प्लांट्स और क्रॉप्स में मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा तो वो उनके क्रिटिकल स्टेज पे ग्रो कर पाएंगे, और क्रिटिकल स्टेज पे ग्रो कर पाएंगे तो यील्ड अच्छा होगा, यील्ड अच्छा होगा तो वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छी आएगी, और वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छी आएगी तो इकोनॉमी ग्रो होगा, जीडीपी ग्रो होगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रिसिपिटेशन कंसर्न क्यों है मैंने बता दिया। अब प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रिसिपिटेशन माने इट इज एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ, मतलब कोई भी ऐसा लिक्विड और फ्रोजन वाटर जो कि एटमॉस्फेयर में फॉर्म होता है और अर्थ पे वापस आ जाता है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। अब प्रिसिपिटेशन के भी बहुत सारे टाइप होता है, अभी बता रहा था ना कि रेनफॉल से कंफ्यूजन हो जाता है प्रिसिपिटेशन, बट ऐसा नहीं है। तो उसके भी टाइप्स होते हैं, तो रेनफॉल इज वन टाइप ऑफ द प्रिसिपिटेशन। तो अगर वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज 0.5 mm टू 6 mm के बीच में रहेगा तो वो रेनफॉल है। अब हम बहुत बार बोलते हैं कि मध्य बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, तो वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं रेनफॉल की इंटेंसिटी। अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर आवर से कम है तो वो लाइट रेन है, और अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी 2.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर पर आवर है तो वो कौन सी है, मीडियम रेन है, और हेवी रेन है ग्रेटर देन 7.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो ये रेनफॉल हो गया। दूसरा स्नो, स्नो क्या है, आइस पार्टिकल है, स्नो कंसिस्ट ऑफ आइस पार्टिकल और उसकी डेंसिटी होती है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट जनरली यही में क्या पूछते हैं कि उसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है, तो एवरेज डेंसिटी कितनी है 0.06 से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश एई में पूछा गया है कि स्नो का एवरेज डेंसिटी कितना होता है। एवरेज डेंसिटी 0.1 है बट रेंज इतना होता है, तो ये आप याद कर लीजिए 0.06 से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब रिजल्ट क्या होता है, वो सर बोलता है कि बूंदा बूंदी हो रहा है, तो बूंदा बूंदी हो रहा है मतलब फाइन स्प्रिंकलर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हैविंग साइज लेस देन 0.5 mm एंड इंटेंसिटी लेस देन 1 मिलीमीटर पर आवर, तो वो ड्रिजल होगा। अब ग्लेज माने क्या है कि रेन ड्रॉप्स आ रही है, मतलब प्रेसिपिटेशन हुआ है, एटमॉस्फेयर से आई और नीचे जो लैंड सरफेस हुआ ना, ये लैंड सरफेस है और ये वाला पार्ट एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पे बारिश आई, अब ये नीचे आई, तो नीचे वाला जो सरफेस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो अब जैसे टेम्परेचर जाएगा तो यहाँ पे वो वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज हो जाती है, तो फ्रीज हो जाएगी तो क्या बनेगा, स्नो बन जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे टेक्निकल टर्म में, उसको बोलेंगे ग्लेस। फिर हेल क्या होते हैं, हेल बेसिकली वो होते हैं कि ओले गिरे, ओले वाली बारिश हुई, तो हेल इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इन विच lumps of ice will occur and they have a size greater than 8 mm, तो वो हेलस्टॉर्म हो जाएगा। स्लीट एक वेस्टर्न टर्म है जिसमें क्या होता है कि स्नो और रेन एक साथ होते हैं, उसको स्लीट बोलेंगे। समझ आया आप लोग को। तो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या है, रेन, स्नो, ड्रिजल, ग्लीस, हेल और स्लीट। आगे बढ़ते। अब प्रेसिपिटेशन हुआ तो प्रेसिपिटेशन कैसे हुआ, इसका भी जनरली ये कोई ए का पार्ट नहीं है, बट अगर इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो हमको प्रेसिपिटेशन का बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा और कैसे प्रेसिपिटेशन हो रहा है और कैसे उसका अकरेंस, जैसे हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में देखा था ना, ओसीडी अकरेंस सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो समझने के लिए मैं अगर प्रेसिपिटेशन का थोड़ा सा बेसिक ज्योग्राफी देखूंगा तो मुझे आसानी होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि एयर मास क्या होते हैं। अब एयर मास से क्या समझ आ रहा है कि एयर का कोई मास है, वो एयर मास है। जनरली एयर मास बेसिकली मास ऑफ एयर ही है, तो एयर मास के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कोल्ड एयर मास है, वार्म एयर मास है। तो एटमॉस्फेयर में कोल्ड और वार्म एयर मास दोनों है, और वो कैसे फ्लो होते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और प्रेशर, ये तीनों फैक्टर के कारण एयर मास का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें बोला है कि फ्रंट, अब मैंने आपको पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बताया था क्लाउड्स बनते हैं और फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो अब क्लाउड्स बने कैसे एक्चुअली, तो क्या होता है कि जो कोल्ड एयर मास बताता है कि एयर मास विच इज कोल्ड हैविंग अ टेम्परेचर लेस देन स्पेसिफाइड टेम्परेचर, और वार्म एयर मास इज वार्म एंड हैविंग अ टेम्परेचर मोर देन द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। अब ये कोल्ड एयर मास है। अब इसमें क्या होता है कि ये कोल्ड एयर मास है और वार्म एयर मास है। अब हमारा प्लेनेट है, अब प्लेनेट पे क्या होता है कि विंड्स फ्लो होती है, कोई ईस्टर्न डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है, कोई वेस्टर्न डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है, तो वो कोल्ड होगी और वार्म होगी, वो डिपेंड करेगा कि वहां पे टेम्परेचर कितना है, मतलब सन का जो फेसिंग है वो कैसा है। अगर सन का फेसिंग डायरेक्ट होगा तो वो वार्म होगा, और अगर सन का फेसिंग अपोजिट होगा तो वो कोल्ड होगा। तो कोल्ड और
वार्म एयर मास एक मतलब प्लैनेट्स पे रिवॉल्व करेंगे और एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ये हमें समझ आ रहा है। अब जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो क्या चीजें होगी और इन चीजों से प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगी। तो मान लो ये कोल्ड एयर मास है मेरा, ये कोल्ड एयर मास है और ये कोल्ड एयर मास जब वार्म एयर मास से टकराएगा तो वार्म एयर मास क्या होगा, डेंसिटी इसका वार्म एयर मास का क्या है कि डेंसिटी कम होगा क्योंकि हल्का है, तो ये कोल्ड एयर मास के ऊपर आएगा। तो अब वार्म कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास ऊपर आया तो ये कौन सा बनेगा, यहाँ पे बीच में डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट होगा। मतलब अगर दो एयर मास जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हैं और एक साथ आके उनका एक साथ आके उनका ऑक्लूजन होता है तो फ्रंट बनता है। तो फ्रंट की डेफिनेशन क्या है, फ्रंट वो चीज है, फ्रंट की डेफिनेशन एक्चुअली जो साइंटिफिक डेफिनेशन फ्रंट की वो है कि द बाउंड्री जोन बिटवीन टू डिफरेंट एयर मासेस दैट हैव डिस्टिंक्ट टेंपरेचर, मॉइस्चर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो वो फ्रंट्स की है। तो अगर कोल्ड एयर मास, दो एयर मास एक दूसरे जाएंगे तो बीच में फ्रंट बनाएंगे। अब फ्रंट बनाने से क्या होगा, एक्चुअली फ्रंट बनाएंगे तो क्या होगा, ये वाटर वेपर ही बन रहा है ना, तो वाटर वेपर ऊपर आएगा और बहुत सारे फिर क्लाउड्स बनेंगे। तो अलग अलग फ्रंट्स के कारण अलग अलग क्लाउड बनते हैं और अलग अलग कंडीशन होती है। मतलब बेसिकली मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ कि फ्रंट का डेवलपमेंट होने के कारण क्लाउड्स बनता है और फिर क्लाउड से प्रेसिपिटेशन होता है। मतलब वो पीछे वाली साइंस बता रहा हूँ। अब जब वार्म एयर फ्रंट कोल्ड एयर मास के बाद तो ये वार्म फ्रंट हो गया। कोल्ड फ्रंट ने वार्म फ्रंट को ओवरटेक करवाया तो वो कोल्ड फ्रंट हो गया। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, आप बियर करना, बट वो समझ जाएंगे आप। फिर अब इसमें भी बहुत तरह के फ्रंट होते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट बता दिया। और ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है कि 2 मिनट में इसको रब कर लो। ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है कि ये कोल्ड एयर मास है और ये कोल्ड एयर मास है, तो एक स्लो मूविंग है एक फास्ट मूविंग है। जो फास्ट मूविंग वाला है ये स्लो मूविंग है, ये स्लो मूविंग है, फास्ट मूविंग है। तो जो फास्ट मूविंग वाला है इसको ओवरटेक करके जो बीच की जो एयर है उसको कंप्रेस कर देता है। तो कंप्रेस करने से क्या होता है, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी तीनों चेंज हो जाएगा। उससे क्या होगा, ऊपर क्लाउड्स फॉर्म होंगे और फिर प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये ऑक्लूडेड फ्रंट होता है। और ऑक्लूडेड उसके बाद वार्म फ्रंट बता दिया। स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है कि दोनों एयर मासेस का इतना पावर नहीं होता हो कि एक दूसरे को ओवरटेक करे और एक दूसरे के ऊपर राइज करे और फ्रंट बनाए, इसलिए क्लाउडी कंडीशन होती है वार्म फ्रंट में। और कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि वार्म एयर मास लिफ्ट करता है, एक क्यूमुलोनिम्बस, एक क्यूमुलोफॉर्म क्लाउड बनता है, जो कि देख रहे हो आप, क्यूमुलोफॉर्म क्लाउड बनता है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है। और वार्म फ्रंट में क्या होता है कि वार्म एयर मास जाते हैं और एक स्टीपीनेस बनता है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है। अब ये मैंने आपको समझा दिया है, फ्रंट कैसे बनेगा, प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, ये पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है। बट मैं एक वीडियो यहाँ पे लिंक शेयर कर, मतलब एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, उससे आपको बेटर क्लियरिटी होगी और उससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैं वीडियो चालू करता हूँ। Blue spiky lines, red bumpy lines, we see these on our weather maps all the time. But what are these fronts, and what do they mean for our weather? As the atmosphere flows around the planet, it tends to do so in large air masses, each of which has fairly uniform conditions of temperature and humidity. It's at the boundaries between these air masses that we find weather fronts. If a cold, dry air mass pushes into a warm, humid air mass, we have a cold front. And as the colder, denser air advances, it forms a steep wedge that forces the warm air in its path upward very quickly. Clouds form right at the front. This typically produces very abrupt, sometimes very intense active weather. If a warm, humid air mass pushes into a cool, drier air mass, we have a warm front. With warm air overtaking cooler, denser air, the warm air is forced upward but at a much gentler slope than with a cold front. This produces widespread cloud and precipitation along the front and just ahead of it, and as the warm, humid air flows further up that gentle slope, it results in mid-level clouds ahead of the active weather, cirrus clouds far out in front. We don't necessarily need moving air masses though. If there is an abrupt boundary between two air masses, but neither is intruding into the other's space, we have a stationary front. This can result in the same kind of weather associated with a warm front, but which can last for much longer, sometimes for days at a time. And finally, there's the case of the occluded front, where the fronts themselves push into one another as a fast-moving cold front overtakes a slower-moving warm front. As the two fronts meet, the warm air between them is pushed upward, but the denser air behind the cold front also wedges the cool air ahead of the warm front upwards too, lifting the entire boundary between cool and warm air completely off the ground. Due to the combo of cold front and warm front conditions, this often results in a combination of the weather from both as well, producing active, sometimes severe weather along the occlusion. So this wraps up Season 1, as we've gone through all the basics of weather, from why we have it, to the individual components and how they come together to produce our active weather.
In Season 2, we're going to focus in on the action to talk about thunderstorms, lightning, tornadoes, hurricanes, and other extremes as we all become a bit more weather-wise. वीडियो देख लिया होगा, आशा है कि मुझे आपको पूरा क्लैरिटी से जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं कि प्रेसिपिटेशन कैसे हुआ पढ़ लिया, फ्रंट्स कैसे हुआ पढ़ लिया। अब हमारे यहाँ जो रेनफॉल की उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब ये उसका वेदर सिस्टम ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बोलते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून है। अब बेसिकली इसके लिए ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मतलब इसके लिए ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। तो ये अर्थ है और यहाँ पे ये इक्वेटर है, फिर ये ट्रॉपिक्स है, फिर ये टेम्परेट रीजन है, फिर ये कोल्ड रीजन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये विंड्स है, सारी विंड्स का डायरेक्शन दिखा रहा हूँ मैं ताकि आप लोग को भी आसानी रहे। ये वेस्टर्लीज है और ये ईस्टर्लीज है। तो ये वेस्टर्लीज है, ये ईस्टर्लीज है, ये नॉर्थ वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स है और ये साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स है। और ये वाला जो पार्ट है ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये मूवमेंट ऑफ विंड अक्रॉस द ग्लोब कैसे होता है। तो अब क्या होता है कि समर सीजन में क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है वो सन के इंक्लिनेशन में रहता है और पूरी ट्रॉपिक्स पे पूरा रेडिएशन पूरी इंक्लाइन होती है और हीट अप होता है। तो हीट अप होने से क्या होता है, हीट अप होने से क्या होगा, वाटर का हीट होगा, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होगा, क्लाउड बनेगा, रेनफॉल बनेगा। अब बट हमने इसको साउथ वेस्ट मानसून ही क्यों बोला, डायरेक्ट बोल देते कि यार मानसून हो रहा है। बट क्या होता है, ये जो ये आप दिख रहे हैं, ये मादागास्कर का रीजन है और ये हमारा इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है। अब इक्वेटर को साउथ वेस्टर्ली विंड्स आई और इक्वेटर को क्रॉस करी। मैंने आपको विंड का पहले ग्लोब का डायरेक्शन, विंड्स का ग्लोब पे डायरेक्शन बताया, उसके बाद ये समझा रहा हूँ। तो इक्वेटर पे विंड्स आई, अब हमारा अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है, तो कोई भी चीज अगर रोटेट करती है तो उसको एक अपोजिंग वर्चुअल फोर्स या सूडो फोर्स अपोज करता है। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्सेस। अब कोरियोलिस फोर्स वो होता है जो कि अर्थ के रोटेशन को अपोज करता है। तो अगर अर्थ को रोटेशन को अपोज करेगा तो जो विंड फ्लो हो रही है उसको भी अपोज करता है। तो ये विंड क्या होती है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण राइटवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अगर ये साउथ की होगी, मतलब अगर विंड साउथ में जा रही है तो ये लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट होती है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है कि साउथ ईस्टर्ली को साउथ वेस्टर्ली में डिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। अब इधर से इधर विंड क्यों गई, अब हमको पता है कि जो विंड है वो कहां से कहां फ्लो करती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर फ्लो करती है। अब लो प्रेशर से हाई प्रेशर फ्लो क्यों करेगी, क्योंकि लो प्रेशर और हाई प्रेशर में क्या होता है, उनको ग्रेडियंट मिल जाती है और एयर फ्लो करता है। जैसे ग्रेविटी के रिलेशन में वाटर फ्लो करता है, ऐसे ही एयर लो प्रेशर से हाई प्रेशर फ्लो करती है। तो अब देखो ये जो तिब्बत वाला रीजन है भाई, समर सीजन में क्या होता है, ये तिब्बत रीजन वाला हीट हो जाता है। तो हीट हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा तो यहाँ पे वॉइड बन जाएगी। तो वॉइड बनेगी तो क्या ये वाला लो रीजन नहीं हो जाएगा, लो प्रेशर रीजन हो जाएगा। और जो मादागास्कर वाला रीजन है ये हाई प्रेशर रीजन हो जाता है कंपेयर टू दिस। तो यहाँ वाला जो हाई प्रेशर रीजन है वो लो प्रेशर वाली रीजन से, मतलब ये जो प्रेशर है ये फ्लो करता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो हो गया। तो जैसे ही विंड हो गया, विंड या बीच में क्या वाटर बॉडीज है, तो वाटर बॉडीज है तो ये मॉइस्चर पिकअप कर लिया और यहाँ पे पानी आ जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून हो जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर में आता है। और साउथ वेस्ट मानसून क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया है। फिर पोस्ट मानसून होता है। पोस्ट मानसून मतलब जितनी भी विंड आई वो अब रिट्रीट करने लगती है। जनरली विंटर में होता है तो रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। तो रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है, जनरली अपने जो ईस्टर्न कोस्ट है और तमिलनाडु का जो पार्ट है यहाँ पे हेवी रेन्स होती है। तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। फिर वाटर सीजन दिसंबर से फरवरी के बीच में होता है। और समर रेन्स होती है मार्च टू मई में। अब समर रेन्स मार्च टू मई में बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है, जैसे काल बैसाखी। फिर नॉर्दर्न सीजन में लू चलता है। तो लू के टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि वाटर है और ये लैंड है। तो ये वाटर है, और ये लैंड है। तो ये वाटर है, अभी हीटअप होगा। तो अगर कोई भी सनरेज इसमें पड़ रही है तो लैंड जल्दी हीट होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। ऐसा क्यों, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है और लैंड का कम होता है, तो ये जल्दी हीट हो जाता है। तो लैंड जल्दी हीट होगा, तो अब लैंड जल्दी हीट होगा तो जितने भी जो लैंड बॉडीज पे जो वाटर बॉडीज है ये हीट होगी, तो ये वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगी। वाटर वेपर से वाटर में ये इनका कन्वर्जन होगा, क्लाउड्स बनेगा और बारिश होगा। तो इसलिए समर रेन हो जाता है। अब फिर ए के कंसेप्ट में क्या होता है, वो पूछता है कि एनुअल रेनफॉल कितनी होती है। तो 1190 mm होती है। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 119 से
1 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रेनफॉल होती है। और अरुणाचल प्रदेश की ज़्यादा होती है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हिली एरियाज है, बहुत सारे माउंटेन्स है, और जैसे ही विंड आएगी तो माउंटेन से ऑब्स्ट्रक्ट होगी और वहीं प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा होता है। मौसिनराम, चिरापुंजी यहाँ पे 1050 और 110 के अराउंड ज़्यादा ज़्यादा होता है। जनरली ये आंध्रा का है, आंध्रा में कम होता है क्योंकि रेन शेडो एरिया है। मैंने अरुणाचल का भी आपको बता दिया, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आंध्रा में इसलिए कम होता है क्योंकि रेन शेडो, मैं बता रहा हूँ कि विंडवर्ड और लीवर्ड वाला कंसेप्ट। अब देखो, ये माउंटेन्स है, विंड्स आई, विंड्स में मॉइस्चर है, क्योंकि ये मॉइस्चर कहाँ से आया, इनने वाटर बॉडी से उठाया, तो विंड से मॉइस्चर है, वाटर बॉडी से उठाया। अब जैसे ये माउंटेन का ऑब्स्ट्रक्शन है, तब माउंटेन बीच में आता है, तो जितना भी इनमें मॉइस्चर की कैपेसिटी है ये इसी साइड गिर जाता है, तो इस साइड को क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड पे रेनफॉल बहुत होती है, और ये वाला लीवर्ड साइड है। अब लीवर्ड साइड पे रेनफॉल कुछ गिरेगा ही नहीं, क्योंकि सारा जितना भी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है ये ऑब्स्ट्रक होके यहीं गिर गया। बाद में लीवर्ड साइड में रेनफॉल नहीं होती है, तो लीवर्ड साइड को क्या बोलते हैं, रेन शेडो रीजन। अब रेन शेडो रीजन कौन से है, वेस्टर्न घाट्स के, ये हमारा इंडिया है, देखिएगा नहीं इसमें, ये हमारा इंडिया है, फिर भी ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट से नीचे वाला जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन है, आंध्रा का है, कर्नाटक का है, जो रीजन है यहाँ पे पानी नहीं होता क्योंकि ड्राई शेडो रीजन है। सारी विंड्स का जो मॉइस्चर लेटेंट विंड्स होती है वो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न पार्ट में ही गिर जाती है और ईस्टर्न पार्ट्स में ड्राई हो जाता है। तो ये विंडवर्ड और लीवर्ड साइड कभी कभी पूछ लेता है, ये पर जनरली यही पूछता है कि रेनफॉल कितनी हुई इंडिया में, और रेनफॉल का मीटर क्यूब के पर्सपेक्टिव में कितना वॉल्यूम है। अब मीटर क्यूब कैसे निकालूंगा मैं, अब मुझे पता है कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन हेक्टर, ये एरिया है मेरे पास। अब मिलियन हेक्टर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। 1 मिलियन में 10 टू द पावर 6 होता है, तो 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, और ये 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, और इसको 1190 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। मतलब जनरली ऐसे न्यूमेरिकल सही में पूछते हैं। तो आशा है मुझे कि आप लोग को ये वाला जो कंसेप्ट समझ में आएगा। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है कि मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल कैसे करते हैं, जैसे रेन गेज से एक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो वो वाला डिस्कशन हम पोर्टल पे करेंगे। अभी के लिए मैं विराम चाहूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।